हेलो 11th क्लास। हाँ जी, यूनिट 11th हम आपकी कर रहे थे, दैट इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हमने आपका जो कल हमने आपका फिनिश किया था वो आपका ग्रुप 13 हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ द ग्रुप 14। ओके, ये बहुत इजी है, ध्यान से देखना। कार्बन फैमिलीज़ को आप बोलते हो ग्रुप 14 को। ग्रुप 14 में जो बेसिकली एलिमेंट होते हैं, मेन एलिमेंट जो होते हैं, दैट इज़ द कार्बन, फर्स्ट मेंबर होता है, इसलिए कार्बन फैमिली बोलते हैं। उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, टीन, लेड। ठीक है, यहीं तक आपने याद रखने हैं। लास्ट जो एलिमेंट होता है वो आपका रिसेंटली डिस्कवर है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, उसकी जो केमिस्ट्री है उसका अभी तक कुछ खास आपको पता नहीं लगा है। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं ऑकरेंस की, ग्रुप 14 एलिमेंट की। तो कार्बन की यदि हम बात करें तो कार्बन 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में बाय वेट। ठीक है, अब कार्बन हमें मिलता किस फॉर्म में है, आप वेल अवेयर हो, कॉयल, ग्रेफाइट, डायमंड की फॉर्म में हमें मिलता है। कंबाइंड फॉर्म की नेटिव स्टेट की यदि हम बात करें तो कॉयल, ग्रेफाइट एंड डायमंड की फॉर्म में। यदि हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो मेटल के कार्बोनेट्स में हमें कार्बन मिलता है। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पेट्रोलियम, उसमें हमें आपका जो कार्बन है वो मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है, CO2 में मिलता है जो एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एसेंशियल आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, जर्नल है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि आपको ये भी लर्न करना है वो भी लर्न करना है। ठीक है, बस अपने माइंड में रखना कि कार्बन आपका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ओके, उसके बाद हाँ, यदि हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के बेसिकली आपके पास 2 आइसोटोप होते हैं जो स्टेबल होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 13। लेकिन नाउअडेज अब रिसेंटली आपका एक थर्ड आइसोटोप भी हम यूज़ करते हैं, कार्बन 14, जो प्रेजेंट होता है नेचर में, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ आपके पास 5570 ईयर्स होती है। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है, जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है उसके लिए यूज़ होता है कार्बन 14 का। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लगा है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13 एंड 14। ओके, 12 एंड 13 आपके स्टेबल होते हैं, 14 आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। ओके, उसके बाद यदि हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन 27.7% अर्थ की क्रस्ट में मौजूद होता है, मीन्स सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। किस फॉर्म में मिलता है हमें, सिलिका की फॉर्म में मिलता है, जो सैंड एंड क्वार्ट्स होती है, SiO2। सिलिका क्या होती है आपके पास, SiO2 को आप सिलिका बोलते हो। ठीक है, यदि हम अदर बात करें तो सिलिकेट की फॉर्म में भी, सिलिकेट और क्ले की फॉर्म में भी हमें सिलिकॉन मिलता है। ठीक है, जर्मेनियम आपका ट्रेसेस में मिलता है हमें, मेनली आपके पास जो जिंक और होते हैं, जब हम जिंक और की रोस्टिंग करते हैं तो वहाँ से जो आपकी डस्ट अराइज होती है वहाँ से हमें जर्मेनियम मिल जाता है। ठीक है, अल्ट्रा प्योर जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उनका यूज़ आप ट्रांजिस्टर बनाने में और सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस बनाने होते हैं हमें, उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से आपका सिलिकॉन की अबेंडेंस को आपने याद रखना है, 27.7%। ओके, यदि हम बात करें जर्मेनियम आपका ट्रांसपेरेंट होता है इंफ्रारेड लाइट में। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ आप प्रिज्म लेंस और जो विंडो होती हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर की, उनको बनाने के लिए आप जर्मेनियम का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूजेस आपने नहीं छोड़ने हैं, यूजेस से आपके MCQs बनते हैं। ठीक है, यदि हम अदर बात करें टीन और लेड की, तो वो लेस अबंडेंस एलिमेंट होते हैं। टीन आपका देखो 2 ppm पार्ट्स पर मिलियम में 2 पार्ट्स ही प्रेजेंट होते हैं, और लेड आपका 13 ppm, मतलब पर मिलियन आपका 12 पार्ट्स ही ओनली मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने लेड का और जेलिना आपने ज़रूर याद रखना है, जेलिना का फॉर्मूला PbS। ठीक है, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला आपने याद रखना है, ZnS। ठीक है, और ये आपके जो सल्फेट और जो कार्बोनेट ओर्स हैं उनका जो नेम है वो भी आपने अपने माइंड में रख लेना। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आता है। यू नो वेरी वेल, 14 ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास टोटल 4 होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप सेकेंड यूनिट में पढ़ के आए हो, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वेरी इजी, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का।
ठीक है। अब देखो 13 ग्रुप में आपने पढ़ा था कि रैंडम कभी कम कभी ज़्यादा जो आपकी ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी करती हैं, बट यहाँ पे एक स्मूथ वे होगा जो आपने यहाँ पे स्टडी करना है, जो हर एक अदर ग्रुप के लिए भी वैलिड होगा। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आपका पूरा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से कोवेलेंट रेडियस की यहाँ पे बात की हुई है। कोवेलेंट रेडियस आपकी डाउन द ग्रुप आपको पता है, साइज जो एलिमेंट का वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा तो जो कोवेलेंट रेडियस है वो भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है। ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट है। ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज होती है। बस एक वेरिएशन यहाँ पे आती है, लेड के केस में वो मतलब टीन से लेड के केस में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। उसका रीज़न आपके पास शील्डिंग इफेक्ट का, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने का होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आप देखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम वैल्यू की बात करें तो डाउन द ग्रुप आपकी जर्नली यदि आप कार्बन से सिलिकॉन पे गए तो डिक्रीज होती है, उसके बाद कांस्टेंट रहती है, लेड पे फिर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट की यदि हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता चला जाता है, लेकिन लेड के केस में आपका थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलती है, अ लिटिल बिट आपका थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपके पास होती है कोवेलेंट रेडियस। यदि हम ग्रुप 14 का 13 ग्रुप से कंपेयर करें, लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, जो साइज़ है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है। ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। हर कंसेप्ट में आप यही पढ़ते हो बार बार। ठीक है, हर एक ग्रुप में आपने यही स्टडी किया है। यदि हम डाउन द ग्रुप बात करें, 14 ग्रुप एलिमेंट में डाउन द ग्रुप आपकी जो कोवेलेंट रेडियस है वो रेगुलरली इंक्रीज़ करती है। ठीक है। तो जो ये आपके पास इंक्रीज़ है ये आपका रेगुलर रहता है, बट आपके जब आप मूव करते हो फ्रॉम फ्रॉम टीन टू लेड, वहाँ पे आपका जो इंक्रीज़ है वो आपका स्मॉल सा रहता है। उसका रीज़न आपके पास सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि लेड के केस में आपका वहाँ पे कंसेप्ट न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का आ जाता है। ठीक है। तो आपने यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है, डाउन द ग्रुप आपकी कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का रीज़न आपके पास क्या होता है? क्योंकि जो न्यू एनर्जी शेल हैं वो आपके ऐड हो रहे हैं। ठीक है, हर एक सक्सीडिंग एलिमेंट में। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो साइज़ है वो आपका बड़ा होता चला जाता है एटम का। ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट आता है। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 का कंपेयर आप कर सकते हो। यदि हम 14 ग्रुप की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्वियसली साइज छोटा होता है ग्रुप 13 के कंपेयर में 14 के एलिमेंट्स का, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू हाई होगी। ठीक है। लेकिन यदि हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अब साइज इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बता चुकी हूँ मैं बार। अब साइज इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो स्टेडली आपका डिक्रीज होता चला जाता है कार्बन से टीन पे। ठीक है। लेकिन जो डिक्रीज है वो शार्प आपका कार्बन टू सिलिकॉन, वो तो डिक्रीज आपका शार्प होता है, बट उसके बाद डिक्रीज कम होता है, लेकिन डिक्रीज कॉन्टिन्यूस वहाँ पे होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है जो मैंने अभी बताया था। लेड के केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो टीन के कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लेड के केस में है वो ज़्यादा आपकी क्यों हुई। अब देखो यहाँ पे जब आप टीन से लेड पे आप मूव करते हो तो वहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है बाय 32 यूनिट्स। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज आपका ओवरवे कर जाता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। जब आपका न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को ओवरवे कर जाएगा तो वहाँ पे जो साइज़ है वो हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइज़ के हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होते ही आपके पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यदि हम बात करें 14 ग्रुप एलिमेंट की, तो 14 ग्रुप के एलिमेंट 13 ग्रुप से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे स्मॉल साइज़ की वजह से। ये तो आपको हर बार बता चुकी हूँ मैं। 13 एंड 2 का कंपेयर, जब ग्रुप 2 का हमने कंपेयर किया था तभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। और यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। कार्बन से सिलिकॉन पे आपकी डिक्रीज़ होती है, बट उसके बाद आपकी कांस्टेंट रहती है, अभी मैंने बताया है, और लेड पे थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है।
ठीक है। यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें मेटालिक करेक्टर की, तो जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है वो आपके सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो लेस मेटालिक होंगे ग्रुप 13 के कंपेयर में, ठीक है। और उसका रीज़न आपके पास क्या होता है, क्योंकि उनका साइज स्मॉल और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 13। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो जो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। कार्बन आपका नॉन मेटल है, सिलिकॉन आपका नॉन मेटल है, जर्मेनियम आपका मेटलॉइड्स है, लेकिन टीन और लेड आपकी सॉफ्ट मेटल होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपके पास लो होता है, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपके पास जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 13 ग्रुप के एलिमेंट से कंपेयर करें तो ज़्यादा होता है। उसका रीज़न आपके पास क्या होता है, क्योंकि ग्रुप 14 में आपके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं जिसकी वजह से बाइंडिंग फोर्स आपकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो जो आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यदि डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज है साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होने से एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती है। वीक होते ही जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट था एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का, इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, तो इसको आप एक बार ज़रूर ध्यान से करना। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी का, जो हम आपका कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक से अदर मैं आपको अदर कंसेप्ट में आपको कराती हूँ जो आपको पता होना चाहिए। हर बार हम स्टडी करते हैं कि फर्स्ट जो मेंबर होता है हर एक ग्रुप का, उसका अनालमस बिहेवियर होता है। अनालमस मैं बता चुकी हूँ, मीन्स डिफरेंट बिहेवियर शो करता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स, ठीक है। तो कार्बन भी करेगा। कार्बन आपका फर्स्ट मेंबर होता है ग्रुप 14 का, तो अपनी जो फैमिली होती है कार्बन फैमिली, उसके अदर मेंबर से कुछ हट के बिहेव शो करता है। उसका रीज़न क्या होता है दैट यू हैव टू नो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है ग्रुप 15 16 मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में, ठीक है। तो आप 14 के केस में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अनालमस बिहेवियर का रीज़न होता है स्मॉल साइज, ठीक है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है, सबसे मेन पॉइंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो कार्बन डायमंड की फॉर्म में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है यदि हम अदर मेंबर्स से उसका कंपेयर करें। और जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उनका कार्बन का जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर। कार्बन की जो वैलेंसी होती है उसमें सिर्फ आपके पास 2 ऑर्बिटल होते हैं, 2s and 2p, ठीक है। तो जो ये अपना ऑर्बिटल कोवेलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल आपका अवेलेबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन का दिखाया हुआ है, सिलिकॉन 6 बॉन्ड तक बना सकता है, लेकिन कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, ओनली 4, ठीक है। इसका रीज़न होता है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट आता है जो स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से कार्बन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है पी पाई बॉन्डिंग बनाने की, मीन्स कैटिनेशन पावर ज़्यादा होती है। अपने ही अदर एटम के साथ वो आपके पास जो मल्टीपल बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन कर लेता है। जो दूसरा भी एटम आपका स्मॉल प्रेजेंट हो कार्बन के अराउंड, तो वहाँ पे भी पाई बॉन्ड जो पाई ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे से दोनों एटम्स के ओवरलैप कर जाते हैं और पाई बॉन्ड बना लेते हैं। मीन्स ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग शो करता है और नाइट्रोजन के साथ भी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी आपके पास जो है डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता जो कार्बन है वो, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। कैटिनेशन का जो पॉइंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कार्बन है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब एक एटम सेल्फ लिंकेज करता है दूसरे एटम के साथ थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज़ नोन एज कैटिनेशन। 10th क्लास में आप ये चीज़ पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से कार्बन की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म आपके पास होती हैं, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म आपके पास क्या होती है कि जो आपके पास कार्बन एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जो बने तो आपके सेम एलिमेंट से होते हैं बट जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में भी सेम,
ठीक है, वो सेम होती है, लेकिन जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं दे आर डिफरेंट, क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रोप्स यहाँ पे आपके दिए हुए हैं डिफरेंट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड ग्रेफाइट, फ्लोरेसेंस एंड कार्बन नैनोट्यूब्स। ठीक है, और ये आपने डिटेल से स्टडी करना है। उसके बाद आपका सेकंड टाइप के जो दिए होते हैं वो अमार्फस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन दी हुई है। ये टॉपिक मैं आपको आज ही कवर कराऊंगी, जो एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। एलोट्रोपिक फॉर्म की यदि हम बात करें तो कार्बन के 2 एलोट्रोप होते हैं, एक होता है कोक, दूसरा होता है तीन होते हैं, कोक, चारकोल और कार्बन। ठीक है, कार्बन ब्लैक आप जिसको बोलते हो। तो कोक की यदि हम बात करें, कोक आप वेल अवेयर हो इस चीज़ से, कोक का जो कलर होता है दैट इज़ ग्रेश ब्लैक कलर होता है, हार्ड सॉलिड होता है। कोक मीन्स जो कोयला आपके पास होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना एयर की एब्सेंस में। ठीक है, सेकंड आपके पास होता है चारकोल। चारकोल की आपके पास 4 फॉर्म्स होती है। वुड चारकोल सुना होगा। ठीक है, तो यदि हम इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? वुड को आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, लिमिटेड सप्लाई, एयर की लिमिटेड सप्लाई देके, तो उसको आप वुड चारकोल बोल देते हो। एनिमल चारकोल होता है, ये भी आपने सुना होगा, बॉन ब्लैक जिसको आप बोलते हो। इसको भी आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब आप करते हो बोन्स की, तब आपको मिलता है। शुगर चारकोल आपके पास होता है। ठीक है, जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है अमार्फस कार्बन की, इसको याद रखना। ठीक है, ऑब्टेन आप कैसे करते हो? जब आप जो केन शुगर है उसको आप ट्रीट कराते हो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, तो ये जितनी भी आपके पास चारकोल की फॉर्म होती हैं वो हाईली पोरस सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो पोरस होते हैं तो डिफरेंट गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्टिवेटेड चारकोल, आपको ये जो कंसेप्ट है ये आप ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जब आप चारकोल को हीट करते हो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, और वहाँ पे आप करंट आप सप्लाई करते हो सुपर हीटेड स्टीम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या होता है, यहाँ से इसमें जब आप चारकोल में यदि डिफरेंट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं तो वो उसके सरफेस को छोड़ के चली जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पोर्स जनरेट कर देती है चारकोल के ऊपर, जिसको आप एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है कार्बन ब्लैक का। ये प्योर फॉर्म होती है आपके पास, 98 to 99% प्योर फॉर्म होती है अमार्फस कार्बन की। ठीक है, ऑब्टेन आप कैसे करते हो? जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे यहाँ पे नेचुरल गैस यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, या कोई भी आपके पास ऐसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है, जैसे आपका केरोसिन, पेट्रोलियम। ठीक है, जब उनको बर्न हम करते हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन की या एयर की लिमिटेड सप्लाई देते हैं, तो वहाँ से आपके पास प्रोड्यूस होता है कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ओके, उसके बाद आपका जो ये कंसेप्ट है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर आपके पास आएगा केमिकल प्रॉपर्टी। ये एक बार स्टडी कर लेना, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो यूजेस आप एक बार यहाँ से ज़रूर कर लेना। बाकी जो भी कंसेप्ट है यहाँ से रहता है वो मैं आपको 1 by 1 कराऊंगी। ये इजी कंसेप्ट है बेटा, कोई इतना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो ध्यान से पढ़ लेना प्लीज़। ओके, थैंक यू।